Hello everyone, welcome to social science class once again. Hope you all are healthy and fit. Today we will continue our discussion of chapter 10 in civics, that is law and social justice. So watch the video very carefully. Let's start. Today we will study first Bhopal gas tragedy, second what is a worker's worth, third enforcement of safety laws, fourth, new law to protect the environment. Fifth, environment as a public facility. Sixth, conclusion. स्टूडेंट्स, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने वर्कर्स के इश्यूज, लॉज ऑन मिनिमम वेजेस, लॉज फॉर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट 2006 के बारे में जाना। आज इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की डीप स्टडी करेंगे। भोपाल इंडिया के एमपी मध्य प्रदेश यानी स्टेट की कैपिटल है। अबाउट 36 ईयर्स अगो वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे हॉरिबल इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई 2 दिसंबर 1984 की आधी रात को। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर 124। योर टॉपिक इज भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड, जो एक अमेरिकन कंपनी है विच प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। होता क्या है, उस फैक्ट्री से अ हाईली पॉइजनस गैस मिथेल आइसोसाइनाइड MIC स्टार्टेड लीकिंग एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984। इस जहरीली गैस से चारों ओर हाहाकार मच जाता है। वाइट क्लाउड वॉज फिल्ड एवरीवेयर। लोग शाउटिंग करते हुए भाग रहे थे। देन स्टार्टिंग कफिंग बैडली। सांस लेते हुए इतनी जलन हो रही थी जैसे अंदर सांस के साथ आग जा रही हो, बुरी तरह से जल रहा था। Within 3 days, more than 8,000 people were dead, hundreds of thousands were maimed। कि हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 3 दिनों के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मेम्ड हो गए, मीन्स हैंडीकैप्ड हो गए। और स्थिति ये बन गई कि दाह संस्कार कराने के लिए मास क्रिमेशन कराना पड़ा। मास क्रिमेशन की सामूहिक दाह संस्कार कराना पड़ा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी बुक में और अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो पिक्चर में, इस तरह से चिता बनाई गई और सामूहिक तौर से लोगों का दाह संस्कार किया गया। इसके बाद बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि हमेशा की तरह से पुअर पीपल सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। यहाँ पर भी भोपाल गैस ट्रेजेडी में ऐसा ही हुआ। इसमें जितने भी लोग मारे गए या जितने लोग परेशान हुए, घायल हुए या इफ़ेक्टेड हुए, उनमें ज़्यादातर पुअर वर्किंग क्लास थी, उसकी फैमिली के लोग थे। और 50,000 से ज़्यादा लोग इतना बीमार हो गए, टू सिक टू वर्क, कि वो काम करने के लायक ही नहीं बचे। अमंग दोज हु सर्वाइव्ड, और जो लोग जीवित बच भी गए उनका जीवित रहना भी बेकार है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो गए। किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, किसी को बहुत ज़्यादा आइज़ में प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर आप फिर एक अपनी पिक्चर में देखिए, ये आपको छोटी सी गर्ल दिखाई गई है जो पिकुलर एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो गई है। स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो डिज़ास्टर हुआ, ये जो इतनी बड़ी आपदा आई, ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं था। ये जानबूझकर सोच समझकर की हुई सेफ्टी मेजर्स के प्रति इग्नोर किया गया था। सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि ये जितने भी ऑनर्स लोग होते हैं, फैक्ट्री मालिक होते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कटौती करते हैं, जिससे कि इनके लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स ना करने पड़े, वहाँ से पैसा बचे और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। यही भोपाल गैस डिज़ास्टर ट्रेजेडी में भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गैस लीक हुई थी, इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटना हो चुकी हैं और वर्कर्स को, उनकी जान को कितनी बार खतरा हो चुका है। Despite the overwhelming evidence pointed to UC as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility। यूसी कंपनी के खिलाफ सारे पूरे सबूत मिलने के बावजूद और ये साबित हो जाने के बावजूद कि वही इस डिज़ास्टर का ज़िम्मेदार है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर देता है। वो अमेरिकन कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, और जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर केस किया जाता है और डिमांड की जाती है कंपनसेशन की $3 बिलियन,
ये केस किया गया था 1985 में, बट एक्सेप्टेड अ लोली $470 मिलियन इन 1989 की 3 साल तक ये केस चलता है और उसके बावजूद ये अमेरिकन कंपनी केवल $470 मिलियन के लिए एक्सेप्ट करता है कि वो सिर्फ इतना ही कंपनसेशन दे सकता है। UC stopped its operations but left behind tons of toxic chemicals. यूनियन कार्बाइड कंपनी अपना ऑपरेशन अपनी वहाँ पर फैक्ट्री बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ अपने पीछे फैक्ट्री में जो का तो वो जहरीले पदार्थ टॉक्सिक केमिकल्स वहीं छोड़ देती है और दीज हैव सिप्ड इनटू द ग्राउंड। वो वहीं पड़े पड़े सारे ग्राउंड वाटर में अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। पूरा हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कंटेमिनेटेड हो गया है, सब दूषित हो गया है। और उसने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि मैं कोई क्लीन अप नहीं करूँगा। द स्ट्रगल फॉर जस्टिस गोज़ ऑन। इस इंसिडेंस को 36 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन बाय यूसी। दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन जो इस कंपनी का यूनियन कार्बाइड कंपनी का चेयरमैन था, लोग डिमांड कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड। Now come to page number 126. Your second topic is what is a worker's worth? अभी जितना भी आपने एक्सप्लेनेशन देखा और सुना उसमें हमें पूरी बात समझ में आ जाती है और ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जितनी भी ये फॉरेन कंपनीज़ हैं जब इस तरह से काम करती हैं तो उनको यहाँ पर इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करने की क्या ज़रूरत है, या फिर ये कह लीजिए कि उनको यहाँ पर परमिशन देने की ज़रूरत क्या है। क्यों आती हैं ये फॉरेन कंपनीज़, यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनीज़ हमारे यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए क्यों आती हैं? इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वो इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पर चीप लेबर मिल जाते हैं, इसलिए आती हैं। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स, और जो वर्कर्स को पे करना पड़ता है अगर यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर फैक्ट्री लगा रखी है तो वो बहुत कम वेजेस पे वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं कंपैरिजन टू USA, अमेरिका के लिए हिसाब से या फिर और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, वो सब देनी नहीं पड़ती है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो वर्कर्स को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ता। इस तरह के कई काम करके कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेती है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स, और पैसा बचाने के चक्कर में कंपनी ये भी नहीं सोचती है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, आगे चल के कितनी भी बड़ी घटना हो सकती है। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग। यूसी प्लांट में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जितनी भी वहाँ पर सेफ्टी डिवाइस लगी हुई थी वो बिल्कुल ना के बराबर काम कर रही थी, वो काम ही नहीं कर रही थी ठीक से, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ पर जो वर्क क्रू था, जो वहाँ उनकी आवर्स घटाकर उनको हाफ कर दिया गया। 12 से जो उनकी पूरी एक टीम थी वो 12 की बजाय वो 6 वर्कर्स कर दी गई। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, उन वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो 6 मंथ्स की होती थी ताकि कुछ भी इस तरह की दुर्घटना हो तो वो बचाव कर सकें, लेकिन उसको कम करके 15 डेज़ का कर दिया गया। 15 डेज़ की क्या ट्रेनिंग होती है आप खुद सोच सकते हैं। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स, और जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स रात में लगाए हुए थे कि फैक्ट्री में कुछ भी इस तरह की कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, फॉर द MIC प्लांट वॉज एबोलिस्ड, उनको भी हटा दिया गया। स्टूडेंट्स, डिफरेंस आप खुद देखिए, आपकी बुक में है यहीं पर पेज नंबर 126 पे। अगर ये कंपनी USA में होती तो वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता, और उसकी जगह पर भोपाल में क्या था, मैनुअल गेजेस, ह्यूमन सेंसेस, कि अगर आपको गैस की स्मेल आ गई तो समझिए गैस लीक हो रही है। इसी तरह से इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान वहाँ पर होता अगर अमेरिका में होते, लेकिन जो कि भोपाल में नहीं था। इस पूरे डिस्कशन के बाद अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज़, कि दो देशों के बीच
इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि वहाँ भी वही लोग हैं, यहाँ भी वही उसी तरह के लोग हैं, तो क्या यहाँ के लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक कटु सत्य है, ये एक कड़वा सच है कि यहाँ पर जो वर्कर्स की स्थिति है उसका एक रीज़न ये भी है कि वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर, कि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इतनी है कि एक वर्कर को हटाओ तो 100 उसकी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। वो अपनी इच्छा से अनसेफ कंडीशन में काम करने को तैयार रहते हैं, कम वेजेस पे काम करने को तैयार रहते हैं, और इसलिए उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर ये एम्प्लॉयर्स, ये मालिक लोग जानबूझकर सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करते हैं और जानबूझकर वो पैसा कट करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites। इस तरह की हमें कितनी ही घटनाएं, कितनी ही दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइंस में, फैक्ट्रीज में, ड्यू टू द केयरलेस एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स, कि जिससे हमें साफ पता चलता है कि मालिकों का इन मज़दूरों के प्रति कितना निर्दयी दृष्टिकोण है। Come to page number 127. Your third topic is enforcement of safety laws. Students, जैसे कि आप शुरुआत से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज बनाए हैं और गवर्नमेंट, हमारी सरकार उनको इम्प्लीमेंट कराती है, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखती है, and it is also the duty of the government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ हमको अधिकार दिया गया है, उसको तोड़ ना सके, उसका कोई वायलेशन ना कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट, कि जब यूनियन कार्बाइड कंपनी में, वहाँ फैक्ट्री में सारे सेफ्टी मेजर्स को वायलेशन किया जा रहा था, तब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तब उसने चेक क्यों नहीं किया? ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। तो इसका आंसर हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करते हैं, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके समझना होगा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी और ये देखना होगा कि आखिर कमी कहाँ है। क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है? या जहाँ कहीं भी गलत कुछ होता है हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए? ये भी हमारा देखने का फ़र्ज़ बनता है। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड, कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में जो कानून हैं वो ढुलमुल हैं, और दूसरी बात यह है कि इन वीक सेफ्टी लॉज को भी ठीक तरीके से एनफोर्स नहीं किया जाता है, उनको लागू नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितने भी समय समय पर इंस्पेक्शन कराती है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजती है, लेकिन वो वहाँ जाकर बिल्कुल रिपोर्ट ओके बना के आ जाते हैं और कुछ पैसों का लालच लेके, रिश्वत लेके वो रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैज़ार्डस। वो रिपोर्ट ओके बना देते हैं और प्लांट को बोल देते हैं कि वो हैज़ार्डस नहीं है, एंड अलाउ इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी, और इस तरह से उनको परमिशन मिल जाती है कि एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में फैक्ट्री लगा सकते हैं। व्हेन सम म्यूनिसिपल ऑफिशियल, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, भोपाल में 1978 में म्यूनिसिपल बोर्ड के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि MIC, ये जो प्रोडक्शन यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही है वो यहाँ की स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है, ये लोकेलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है? वो बोलती है दैट द स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड स्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट विच प्रोवाइड्स जॉब्स, कि यहाँ पर इस तरह के प्लांट लगना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इतनी बेरोज़गारी है, यहाँ के लोगों को काम चाहिए, वर्क चाहिए। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोसीजर्स, और ये हम सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया कि अगर यहाँ पर फॉरेन कंपनी कोई बुलाई जा रही है, वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है, तो जो क्लीनर प्रोसीजर, जो क्लीनर टेक्नोलॉजी वो अपने USA में यूज़ कर रही थी, वो यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ कर रही है।
गवर्नमेंट लगातार अपनी तरफ से टाइम टू टाइम इंस्पेक्टर्स को भेजती है इंस्पेक्शंस के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते हैं और वो लगातार रिपोर्ट ओके बना के आ जाते हैं। कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स, और लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। इस डिस्कशन के बाद ये बात हमें पूरी समझ में आ जाती है कि इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल, देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज, कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान करने के बजाय दोनों ही ओर से, सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी, दोनों तरफ से उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। In India, there is a great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these laws. Now come to page number 128. Your fourth topic is new laws to protect the environment. Students read carefully. आपको इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो आज की ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में इतना सब पोल्यूशन हो रहा है, क्या ये सिर्फ आज की ही प्रॉब्लम है? नो। अभी हम आपको 1984 में लेके चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं एनवायरनमेंट हमारा कैसा था और या हम एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे थे, या फिर हम देखते हैं कि वहाँ अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ लॉज थे बने हुए या नहीं थे। In 1984, there were very few laws protecting the environment in India, and there was hardly any enforcement of these laws. The environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air. कि एनवायरनमेंट को बहुत फ्रीली तरीके से कोई भी पोल्यूट कर सकता था, कोई भी इंडस्ट्री उसमें अपना गंदा पानी, अपना पॉइजनस वाटर मिला सकती थी, कोई भी एयर में कितना भी स्मोक छोड़ सकता था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वेदर इट वाज अ रिवर्स, चाहे वो रिवर में को पोल्यूट करने की बात हो, एयर को पोल्यूट करने की बात हो, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल को। द एनवायरनमेंट वॉज बीइंग पोल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। इस तरह सिर्फ यूसी कंपनी ही इस सब के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और हम सारा ब्लेम यूसी कंपनी के ऊपर या यूनियन कार्बाइड कंपनी के ऊपर ही नहीं लगा सकते। ये सब तो वो तो चलो फिर भी एक विदेशी कंपनी थी, उसको हमारे देश का क्या ध्यान आता या क्या वो सोचती हमारे कंट्री के बारे में। ये सब तो हम अपने देश के साथ बरसों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। अपने देश की हवा, मिट्टी, ग्राउंड वाटर लेवल, हर चीज़ को बेधड़क कितना भी पोल्यूट करते आ रहे हैं। भोपाल गैस डिज़ास्टर ने कितने सारे इश्यूज़ के ऊपर सोचने को मजबूर कर दिया। ये एनवायरनमेंट का इशू भी सबसे पहले सामने आया। ये चीज़ भी सामने आई कि जो वर्कर्स लोग वहाँ पर भोपाल गैस लीक में मरे थे, उसके साथ साथ जहाँ तक जितनी दूर तक वो गैस फैली थी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे उसमें, लेकिन जो कंपनसेशन मिला वो सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को मिला। जितने भी लोग उसमें घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, उन लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये बात भी सामने आई कि हमारे यहाँ के जो लॉज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस कितने सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और दूसरे लोग, समाज सेवी लोग सामने आए और उन्होंने लगातार सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये ज़ोर बनाया, ये दबाव बनाया कि एनवायरनमेंट के लिए नए नए और स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए जाएं। Henceforth the polluter was to be held accountable for the damage done to environment, कि जिसने भी environment को डैमेज किया है वो जिम्मेदार होगा, वो जवाबदेह होगा और वो ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। The environment is something that people over generations will share, और environment किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये हम जनरेशन टू जनरेशन शेयर करने की चीज़ है, और हमें बिल्कुल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसको सेफ़ एंड सिक्योर शेयर करना है, पास करना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और हम केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर अपने एनवायरनमेंट से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आफ्टर दिस द कोर्ट्स है ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स। हेल्दी एनवायरनमेंट को लेके नए नए कानून बनाए गए, और इसका एक एग्जाम्पल है इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 19
91। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक और चीज़ ऐड कर दी इसमें, इट इंक्लूड्स द राइट टू द एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर and air for full enjoyment of life. The government is responsible for setting up laws and procedure that can check pollution. इसमें साफ साफ जिम्मेदारी दे दी गई कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहे, क्लीन, हमारी रिवर्स क्लीन रहे, एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पोल्यूट, और जो लोग इसको वायलेट करें, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें, उनके ऊपर हैवी से हैवी फाइन लगाए जाएं। Come to page number 129. Your next topic is environment as a public facility. Students, अभी आप और ध्यान से समझिए। अभी तक हमने प्रॉब्लम के एक साइड की बात की है। हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया, और हमारे जो लॉज थे वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो वीक थे। अब हम प्रॉब्लम की दूसरी साइड की बात कर रहे हैं। जब हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हुई, उसने स्ट्रिक्ट लॉज बनाने शुरू किए, तब भी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए। अब देखते हैं कैसे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में ये ऑर्डर पास किया गया, हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया कि जो भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया में हैं, वो क्लोज डाउन कर दी जाएं, वो बंद करा दी जाएं और उनको कहीं और शिफ्ट करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ आसपास के नेबरहुड में पोल्यूट कर रही थी, वहाँ पर प्रदूषण फैला रही थी। उनसे निकला हुआ जो पोल्यूटेड वाटर है वो रिवर यमुना को पोल्यूट कर रहा था, बिकॉज दे हैड बीन सेट अप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। और जब उनको फैक्ट्रीज़ को लगाया गया था तब किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया था। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सोल्व वन प्रॉब्लम, इट क्रिएटेड अनदर, बिकॉज क्योंकि जब फैक्ट्रीज बंद हुई तो अगर वहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से उस एरिया को फ़ायदा हुआ, तो साथ ही साथ वर्कर्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। बहुत सारे वर्कर्स ने लॉस देयर जॉब्स, उनकी जॉब छूट गई। अदर्स वर फोर्स्ड टू गो टू फार अवे प्लेसेस, और जब फैक्ट्री को बहुत दूर इलाके में शिफ्ट कर दिया गया तो वर्कर्स को बहुत दूरी तय करके जाना पड़ा। कई बार ऐसा था कि उनको जितना वो कमाते थे उतना उनका किराए में लग जाता था। कुछ वर्कर्स को अपनी फैमिली को दूर रख के, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा। और जो प्रॉब्लम पहले वाले एरिया में थी, अब सेम प्रॉब्लम जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाई गई, वो प्रॉब्लम सेम वहीं पर शुरू हो गई। वही वहाँ का एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होना, वहाँ का जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट होना, साथ ही साथ एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड, और साथ ही साथ जो वर्कर्स की सेफ्टी मेजर्स की प्रॉब्लम थी उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact, इस रिसर्च में अभी हाल ही में ये बात सामने आई है कि मिडिल क्लास में जो ये एनवायरनमेंट को लेके जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है, ये फिर एक बार फिर से गरीबों को, पुअर लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, स्लम्स नीड टू बी द केस अबाउट नीड टू बी क्लीन्ड एज अ पार्ट ऑफ सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन। शहर को सौंदर्यकरण के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए उनको जगह कौन सी मिली कि स्लम्स एरिया को हटा दिया जाए। अब स्लम में इतने लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक तरफ अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड वाइल दिस अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग, देयर इज लिटिल कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स देमसेल्व्स। जब हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बात करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वर्कर्स की सेफ्टी के सवाल को हम भूल जाते हैं। द चैलेंज इज टू लुक फॉर सॉल्यूशंस वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट। आज भी ये प्रॉब्लम एक चैलेंज बनी हुई है हमारे लिए। और स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए, ये तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ कि फैक्ट्री को एक जगह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर वो यहाँ पर 10 किलोमीटर पहले वो पोल्यूट कर रही थी रिवर को, अब 10 किलोमीटर आगे जाके पोल्यूट करेगी, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज एंड सपोर्ट फैक्ट्रीज
क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जो प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है, उनको अपनाने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर लोगों को एनकरेज किया जाए, और जो उसको वायलेट करे, जो उनको फॉलो नहीं करता है, उनके ऊपर फाइन लगाया जाए। Only this will ensure that the workers' livelihoods are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. Students, now come to page number 130. अब हम कंक्लूज़न की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लें। आपको हैरानी होगी स्टूडेंट्स ये जानकर कि जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, आप अपनी बुक में पेज नंबर 130 पर ये पिक्स देख सकते हैं, ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं। एडवांस कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो अपनी कंट्री को बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर एंड क्लीन रखती हैं, और जितना भी डैमेज एंड हैज़ार्डस एंड टॉक्सिक मटेरियल होता है वो क्या करती हैं, वो वीक कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? उनके वीकर लॉज का फ़ायदा उठाकर। और हमारी कंट्री, फिर हमारे पास ज़्यादातर इसमें कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं? साउथ एशियन कंट्रीज़, जिसमें पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैं। ये अब सवाल ये उठता है कि हम जैसी कंट्रीज़ क्यों मंगवाते हैं इनका टूटा फूटा और गंदा सामान, हम अपने यहाँ पर डंप क्यों करवाते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से? तो इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि उनके यहाँ के जो भी पार्ट्स निकले वो हम अपने यहाँ पर सेकंड हैंड पार्ट के तौर पर यूज़ कर लेंगे। दूसरी बात कि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, और वो इतनी बेरोज़गारी इतनी है, तो उन लोगों को काम मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब तक हम सिस्टमेटिकली नहीं चलेंगे तब तक हमें किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी आप यहीं पर देखिए, इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि एक ये फॉरेन कंट्री से शिप आया हुआ है जो उनके यूज़ का नहीं है, और उन्होंने हमारे कंट्री में भेज दिया, और ये गुजरात के समुद्र तट पर खड़ा हुआ है। अलंग नाम की जगह है, वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसमें से जो सेकंड हैंड पार्ट्स निकलेंगे वो यूज़ हो जाएंगे। जो लेबर काम पर लगी हुई है उनको चलो जॉब मिल गई, लेकिन जो जितने भी इसमें से हार्मफुल पार्ट्स निकलेंगे उससे हमारी लैंड डिग्रेड होगी। कुछ हमारा जो पार्ट्स होंगे वो समुद्र में फेंक दिए जाएंगे, तो हमारा ओशियन, हमारा समुद्र पोल्यूट हो जाएगा। इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशंस, इन एवरी सिचुएशंस, वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, सो as to protect people from unfair practices. A major role of government therefore is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws. इसके लिए हमारी सरकार को बहुत एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये चेक करना पड़ेगा कि सबको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं, सबको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिल रहा है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो लॉज हैं वो केवल ऑन पेपर्स ही रह गए हैं। और ये भी देखना होगा कि आने वाले टाइम में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी दूसरी इस तरह के डिज़ास्टर और ना हों। स्टूडेंट्स, इन द एंड वी कैन से कि गवर्नमेंट की ही सारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी देश के नागरिकों को जिम्मेदार होना होगा। अगर हम सब अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें और ये डिसाइड कर लें कि हम सब ना कुछ गलत करेंगे और ना ही गलत होने देंगे, जब इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी तभी सही मायनों में हमारा देश प्रोग्रेस कर पाएगा। चिल्ड्रन, here we have completed this chapter. Hope you all have understood it properly. See you soon. Thank you.